नमस्कार। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे वो सेना हो या व्यवसाय हो। हर जगह उन्होंने अपने आप को अलग से स्थापित किया है और अपने बूते स्थापित किया है। इसमें आगे बढ़ने के बाद परिवार का भी सहयोग मिला है, बैंक्स का भी सहयोग मिला है, लेकिन पहली ज़रूरी ये है कि लोग आगे बढ़ें। पर आगे बढ़ने का जो इन्होंने काम किया है, उन्होंने नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने की जुगाड़ की है। इस तरह से हम देखें तो झारखंड में भी बड़े पैमाने पर विभिन्न व्यवसायों में महिलाएं आगे आ रही हैं। तो महिला उद्यमी झारखंड में कैसे आई, क्या कर रही हैं, जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे और इनको क्या क्या कठिनाइयाँ अभी रह गई हैं जो सॉर्ट आउट होना है, कहाँ सॉर्ट आउट होना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है आस्था किरण, जो फैशन डिज़ाइनर हैं और एस्थेटिक्स डिजाइनर हाउस चलाती हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ है स्वाति सिंह, जो इवेंट प्लानर है ईवर्ड इवेंट्स की, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है सिल्की शेट्टी, जो एफिलिएट पार्टनर हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का काम करती हैं, ई डिजिटल प्रोनियोर। फिर है अनुप्रिया दुबे, जो फूड आइटम बनाती हैं और ट्रेडिशनल स्नैक्स बनाती हैं। आप सबका स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। आस्था किरण, मैं आप ही से आरंभ करता हूँ। आप कैसे इस प्रोफेशन में आई, अपने बारे में बताइए। नमस्कार सबों को। और जैसा कि आपने हम लोग सबका संबोधन दिया, मुझे बहुत खुशी है कि महिला उद्यमी के नाते मैं इस मंच पर उपस्थित हूँ, इस प्रसार भारती में अपनी बातें रख पा रही हूँ। जहाँ तक मेरे करियर की शुरुआत और मेरे व्यवसाय की शुरुआत की बात करें तो वो लगभग 22 वर्षों पहले मैंने अपना एक डिज़ाइनर हाउस एस्थेटिक्स के नाम से शुरू की थी। और रांची में मैंने अपने व्यवसाय को इसलिए चुना क्योंकि मेरा ये कर्म क्षेत्र मैंने इसको माना। और मैं पढ़ाई बाहर से करके आई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपना व्यवसाय ही करना चाहिए। अपने व्यवसाय के लिए मैंने अपने एक छोटी सी बुटीक उस समय डाली थी, जो आज कहीं ना कहीं अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आज मैं अपनी जर्नी को बताते हुए खुशी महसूस करती हूँ कि एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करके मैंने आज उसको एक्सपोर्ट के माध्यम से अपनी डिज़ाइंस को काफ़ी बड़े लेवल पे पहुँचाया है। आज मेरे डिज़ाइंस USA तक पहुँच रहे हैं। तो उद्यमिता के क्षेत्र में जहाँ तक मैं अपनी पहचान और अपने कार्य के बारे में बात करना चाहूँगी, तो ये सरल नहीं था, बहुत ही कठिन डगर थी। और एक जो सक्सेस स्टोरी आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो इसी कठिन डगर पे चलने के बाद ही प्राप्त हुई है। थोड़ा ये बताइए कि आपके घर में पहले से कोई लोग व्यवसाय करते थे क्या? आप पहली उद्यमी हैं कि पहले से लोग व्यवसाय करते थे, नौकरियों में थे और आपको लगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं तो हम नौकरी दें, व्यवसाय करें? जी बिल्कुल, यही आपने जो बात बोली बिल्कुल वही हमारे मन में था। क्योंकि हमारे ये फर्स्ट जनरेशन बिज़नेस बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके पहले हमारे पिताजी और जो माँ हैं वो सारे लोग एजुकेशन से बिलोंग करते थे, एजुकेशन में थे। परंतु व्यवसाय करने का जुनून और एक मन मेरे अंदर ही आया कि मैं खुद का व्यवसाय करूंगी, तो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि काफ़ी लोगों के लिए मैं एक टॉर्च बेरर, ट्रेल ब्लेजर का काम करूंगी, उनको एक जगह दिला पाऊंगी, नौकरी क्रिएट कर पाऊंगी। ये उस समय की सोच थी। आज आप देखते होंगे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप के नाम पे, स्टैंडअप के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं। आज सरकारी योजनाएं भी आई हैं जो स्टार्टअप, स्टैंडअप को बहुत प्रमोट कर रही हैं। परंतु उस समय मेरा खुद का एक ऐसा इनिशिएटिव मैं मानूंगी कि मैंने खुद के लिए एक स्टार्टअप किया था। और आज बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं और अपने घर परिवार को चला रही हैं। और ना सिर्फ परिवार को चला रही हैं बल्कि मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपने व्यवसाय को शुरू करने का भी सोचा है। और करीब 500 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ तो अपना व्यवसाय भी कर रही हैं। तो मुझे ये बहुत खुशी है कहते हुए कि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनी। और उसके कारण आज बहुत सारी महिलाएं अपना व्यवसाय कर रही हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे या मैं बताना भी चाहूँगी कि मैं इस समय सिर्फ व्यवसाय ही नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं एजुकेशन में भी अपना योगदान दे रही हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग के बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं जुड़ी हुई हूँ। और चूँकि व्यवसाय मेरा कोर बिजनेस रहा है, तो मैं आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में FJCCI में भी हूँ।
तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी ये जो जर्नी स्टार्ट की थी, ये शुरुआत की थी, वो ऊपर वाले के और भगवान की कृपा से और साथ ही साथ हमारे परिवार और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बारे में लोगों को बता पाती हूँ और इसी माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही बहुत सारी महिलाओं को मैं कुछ दिशा दिखा पाऊँ, ऐसी मेरी आशा है। स्वाति सिंह, बताइए कैसे आई आप इस व्यवसाय में? क्या कठिनाई शुरू में आई? घर वालों ने सहयोग किया, नहीं किया? बैंक से मदद मिली, नहीं मिली? जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार सबको। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं एक इवेंट प्लानर हूँ। इवेंट प्लान करते हुए मुझे जो है 8 साल हो चुके हैं अब। पर जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं इवेंट प्लानिंग के और क्षेत्र में जाना नहीं चाहती थी। मैं एक ऐसा क्षेत्र ढूंढ रही थी जहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिले, जहाँ मैं जाऊँ तो मेरी फैमिली से या कोई भी मुझे ऐसे क्वेश्चन या सवाल ना पूछे कि हाँ तुम देर रात कहाँ से आ रही हो, क्यों ऐसे गई। पर ये जब मैंने समझा कि इवेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम अपनी कला को उभार के ला सकते हैं, और घर से मैंने परमिशन मांगी। बहुत टाइम लगा मुझे घर से परमिशन मिलने में, क्योंकि सबसे पहला जो है घर से ही मिलना मुश्किल हो जाता है आपको परमिशन, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आप एक स्त्री हो के आप अगर घर से बोलेंगे कि नहीं हमें 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा ये काम करते हुए, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, तो हमें घर से पहले परमिशन मिलने में टाइम लगा। जब घर से हमें स्वीकृति मिल गई कि हाँ चलो अब तुम जा सकती हो, कर सकती हो काम, तो फिर बाहर आने कैसे के ये बाद मन में आया आपको कि हम इवेंट डिजाइनर ही प्लानर ही बने? सर, इवेंट प्लानर बनने के लिए तो सबसे पहले मैं किसी जब मजबूरी में बनी? कोई दोस्त था जो जी। कर रहा था उसके चलते बनी? क्या था? हाँ, सबसे पहले तो सर मजबूरी ही कहेंगे एक्चुअली, क्योंकि जब मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ जब रांची आई थी तो यहाँ मुझे ऐसा कोई फील्ड नहीं मिल रहा था। घर में बच्चे थे तो बच्चों को छोड़ के मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी, तो मुझे कुछ ऐसा देखना था जहाँ पे मैं अपनी स्वेच्छा से काम कर सकूँ। तो सबसे पहले मुझे मिले, मेरे साथ जो एक कोरियोग्राफर है उनकी टीम मिली जो इवेंट करना चाहती थी। उनकी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ज़रिया बनती हूँ, मैं इन्वेस्ट करूँगी आपके लिए, और मैं उनके लिए ज़रिया बनी। मैंने उनको बताया कि ठीक है आप लोग डिप्लोमा कोर्स कीजिए, समझाया, उनको करवाया, और साथ में मैं उनके साथ जुड़ के फिर इस फील्ड में आई, उनको भी जॉब दिया, और आज वो बहुत अच्छे से मेरे साथ एज अ टीम काम कर रहे हैं। बढ़िया। सिल्की सिट्टी, आप बताइए कुछ। सबसे पहले नमस्ते सबको। नमस्ते। सर, मैं एक आई डिजिटल ट्रेन्योर एक कंपनी है, मैं उसमें एज अ डिजिटल पार्टनर काम कर रही हूँ। बेसिकली कंपनी का काम है। आप आई कैसे, इस फील्ड में कैसे आई? सर, मैं इस फील्ड में आई, मैंने पहले भी बहुत सारे मैं पहले ट्यूशन्स भी पढ़ाई हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी। मुझे था बेसिकली सर हाउसवाइफ होते हुए मुझे कुछ करना है, क्योंकि हाउसवाइफ को सर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है कि घर से बाहर निकल के आप काम कर सको। बेसिकली सब हाउसवाइफ को ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो सर मुझे था लाइफ में कि घर बैठे मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं सर सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन सकती हूँ, मैं अर्न भी कर सकती हूँ, और मैं सबको एक मैसेज दे सकती हूँ कि हाँ हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है अपने लाइफ में। तो बेसिकली सर बहुत स्ट्रगल भी था लाइफ में, सपोर्ट नहीं मिलता था सबका। सब बोलते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप काम करोगे स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन सर इन सब चीज़ों को सुनते हुए भी मैं खुद सेल्फ डिसीजन ली कि नहीं, कुछ भी होगा मैं देखूंगी, मैं सीखूंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी। सर बस यही सब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई, और मैं सर यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपने थ्रू मैं बहुत लोगों को जोड़ पा रही हूँ। मैं जो हाउसवाइफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं ये अपॉर्चुनिटी दिला पा रही हूँ कि घर पे वो 2-3 घंटे कैसे अपने लिए निकाल के काम करके स्किल सीख के अर्न भी कर सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, और आगे वो अपने थ्रू भी लोगों को इससे जोड़ सकते हैं इस माध्यम से। और सर ये जो स्किल्स है आजकल के मार्केट की नीड है। आप कैसे काम करते हो, आप कंटेंट क्रिएट कैसे करते हो, आप एड्स कैसे बनाते हो गूगल के लिए, फेसबुक के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, बहुत सारा स्किल्स है सर, 48+ स्किल। तो ये जर्नी है सर मेरी। नमस्कार नमस्ते। आप सभी को। मैं होम फ्लेवर्स जो ट्रेडिशनल आइटम है वो मैं उससे बिजनेस शुरू की कि जो लोग भूलते जा रहे हैं। क्या?
जैसे हमारा ट्रेडिशनल आइटम, पारंपरिक जो भोजन था, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। आज की जनरेशन पिज़्ज़ा, बर्गर और जो फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो हमारी दादी नानी ठेकुआ, मठरी, निमकी, गुजिया बनाती थी, गोंद लड्डू, मड़ुआ लड्डू, जिसमें हमारा एक तरह से उसमें विटामिन भी होता आई था। कैसे आप इस फील्ड में, क्यों इस आई? फील्ड में मेरा हाथ, मैं घर में खाना ठीक ठाक अच्छा बनाती थी, लोगों को टेस्ट बहुत पसंद आता अभी था। बनाती ही होंगी? हाँ, अभी भी मेरा बिजनेस पूरा है ठीक तो है। अचार वगैरह से लोगों को आस पड़ोस में भी कैसे किसी को देते हैं, शेयर करते हैं, तो वो लोग ही, मेरे दोस्त लोग ही प्रेरणा बनी कि नहीं आप कर सकती हैं, बहुत अच्छा आप करती हैं, आप बिजनेस ऐसा क्यों नहीं शुरू करती हैं, आपका तो बहुत अच्छा केक वगैरह भी बनता है, स्पंज केक बनाती हैं आप, अचार बनाती हैं, गुजिया बनाती है, ठेकुआ बनाती है, मड़ुआ लड्डू, मेथी लड्डू, तीसी, गोंद तो लड्डू। एक अकेले बनाती थी कि परिवार के पूरे लोग मिलकर बनाते थे? नहीं, पहले मैं घर के लिए बनाती थी, तो मैं खुद ही, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं घर की हाउस व्यवसाय में जब इन की तब व्यवसाय में निकली तो मैं 2-3 लड़कियों को जोड़ी हूँ अपने साथ, जो मेरा हेल्प करती हैं, जैसे ज़रूरत हुआ। एक लेडी भी हैं, वो भी मेरे हेल्प करती हैं, और जब मुझे ज़रूरत होता है तो उन लोग को फ़ोन पे बुलाती हूँ। मैं ऑर्डर पे पहले काम करती थी, और अभी भी मेरा ऑर्डर पे ही काम होता है कि ऑर्डर इतना, और कि जितना जो चीज़ जिसको चाहिए, जैसे उस अनुसार से टेस्ट के अनुसार आप तैयार त्योहार के समय आपको ऑर्डर मिलता है? नहीं, ऐसे भी ऑर्डर मिलते रहते हॉस्टल्स हैं। में जो बच्चे रहते हैं वो ऑर्डर करते हैं? हाँ, बच्चे, और जिसके बच्चे बाहर में रहते हैं, अपनी बेटियों के लिए भेजना है, जैसे गुजिया लड्डू में गुजिया भेजना है, गोंद लड्डू भेजना है, सबकी जैसे अलग अलग टेस्ट है, तो उस अनुसार से वो लोग ऑर्डर करते हैं, मैं बनाती हूँ। माँ के गाजर का हलवा आप बना लेती हैं, जो फिल्मों में होता है ना, माँ गाजर का हलवा बनाती है। हाँ, जैसे पूरा ट्रेडिशनल आइटम है तीसी लड्डू, जो कि आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में जो बेसन लड्डू, घर का बेसन होता है, मेरी प्रोडक्ट मेरा होम फ्लेवर्स के नाम से है, स्विगी जोमेटो पे भी, लेकिन उसमें मेरी पहचान यही है कि उसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। आंवला जैम जैसे मैं तैयार करती हूँ, उसमें किसी भी तरह का केमिकल, क्योंकि आज का जो भी खाना है, जो भी है केमिकल के साथ ही आपको मिलेगा बाहर का खाना। लेकिन मैं जितना कोशिश करती हूँ कि जो अपने बच्चों को मैं देती हूँ वही लोगों तक जाए, लोगों के बच्चे भी खाएं। और मेरा करीब मंथ में 2-3 बार इंडिया से बाहर भी चला जाता है, जिसके बच्चे इंडिया से बाहर रहते हैं, लोग लेकर उसको भेजते हैं। इस तरह से मुझे, आप जैसे घर से शुरू की, घर के लिए खाना बनाती थी, फिर आप दूसरे लोगों को, जो परिवार के दूसरे लोग आए, नाते रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग, उन्होंने खाया और उन लोगों को पहचान ये की, तो ये पूंजी कहाँ से? आपने पूंजी बैंक से भी ली क्या? पूंजी तो मैं, या घर की पूंजी से हो गया? उस समय 0 से मैं शुरुआत की थी, लेकिन आगे मैं बैंक से ली हूँ, मैं उद्योग विभाग से भी जुड़ी हूँ। आगे जब मेरा बिजनेस बढ़ गया तब मैं उद्योग विभाग से जुड़ी हूँ, और बिजनेस में तब उसमें कितनी आसानी और कितनी कठिनाई हुई उद्योग विभाग से और बैंक से? थोड़ा पेपर वगैरह तैयार हुआ, इधर उधर में थोड़ा सा लगा समय, लेकिन काम मतलब बन गया। लेकिन काम तो बन गया, साल भर में बना, 2 साल में बना, 3 साल में बना, थे। या वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे थे कि हाँ भाई वो लोग भी कोऑपरेट किए, लेकिन 2-3 महीना लगा टाइम, इधर उधर लगना पड़ा। गारंटर भी देना पड़ा? नहीं, वो सब तो उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। गारंटर नहीं देना पड़ा? हाँ, नहीं, वो अकेले से हो गया, घर के लोगों की गारंटी से? हाँ, हो गया ऐसा। चलिए भाई आस्था किरण, फिर आपकी तरफ लौट रहे हैं। आप जब आई फैशन डिजाइन में, तो आपके पास तो स्कोप्स और भी होंगे, जी, है ना? बिल्कुल। फैशन डिजाइन में ही आने का मकसद क्या था? क्यों फैशन डिजाइन में आई आप? देखिए, फैशन और भी डिज़ाइन, घर में जब कोई ये नहीं था, पहले से ट्रेडिशन नहीं था, तो इस ट्रेडिशन में आने का, देखिए ये जो उद्यमिता की जब बात आती है ना, तो वो आपके अंदर एक जुनून होता है, एक स्पार्क होता है। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जाना चाह रहे हैं, उसका आप हमेशा एक ना एक, जिसको कहते हैं ना, दिशा खुद अंदर से दिख जाती है कि मुझे ये करना है। मैं कला क्षेत्र से हमेशा से जुड़ी रही। मेरे पिताजी चूँकि एजुकेशन में था, मैंने बताया भी कि उस समय 2-3 ही चीज़ें एजुकेशन में आती थी, जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर टीचर, लेक्चरर, ऐसे बन जाओ। तो यही 4-5 चीज़ें थी। पर उद्यमिता एक ऐसा, मतलब मेरे को लगाव था कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बनूं, ताकि
अपनी चीज़ों को समाज के सामने ला पाऊँ और अपने आप को एक सफल उद्यमी के रूप में प्रूव कर पाऊँ। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में या फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि मुझे शुरू से ही शौक़ था नए नए वस्त्र परिधानों में और कपड़ों में। तो वो मुझे लगता था कि हमेशा कि मैं कुछ ना कुछ एक ऐसा कार्य करूं जिससे मैं इसमें अपनी पहचान बना पाऊं। पहनने पहनाने का शौक था पहले जी, इसी वजह से मैं इस क्षेत्र में आई। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से इतने वर्ष पहले ना सोशल मीडिया था, ना कोई गूगल, ना कोई ट्विटर, ना ही कोई आपका इंस्टाग्राम था। बैंक में भी जाना पड़ा क्या आपको? जी, तो उस समय मैं किस स्ट्रगल से गुजरी होंगी वो समझ सकते हैं। उस समय चूँकि था कि पैसे तो चूँकि रहता है ना कि एजुकेशन वाले घर में बहुत ऐसा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मुझे था कि उस पीएम योजना उस समय चलती थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वो मैंने एक बार लिया था और उसी पूंजी से मैंने अपना एक व्यवसाय यहाँ पे शुरू किया था। उस लोन को लेने में कठिनाई इसलिए होती थी क्योंकि उस समय लोन भी इजीली नहीं मिलता था, आपको गारंटर्स वगैरह की बहुत ज़रूरत होती थी। आज तो इतने सारे गवर्नमेंट के स्कीम आ चुके हैं, इतनी सारी सरकारी योजनाएं हैं कि लोग बुलाते हैं, बैंक्स बुलाते हैं आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए, परंतु उस समय वैसा वक्त नहीं था। तो वो स्ट्रगल था कि बहुत सारे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा मुझे और तब मुझे जाकर के वो मात्र 1 लाख रुपए का उस समय मिलता था लोन, जो मैंने लिया था। और वो फिर मैंने बहुत सरलता से, चूँकि मेरा व्यवसाय चल रहा था, मैंने शुरुआत की थी स्टार्टअप उस समय, तो वो चला और मैंने काफ़ी अच्छे से उद्योग विभाग से भी जुड़ना पड़ा। जी, उद्योग विभाग से भी मैं जुड़ी और बहुत सारी ऐसे चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस में लाया और सबसे पहले खुद को एजुकेट किया कि कहाँ से क्या करूँगी तो मुझे अपने व्यवसाय को करने में आसानी होगी, कहाँ मार्केट करना होगा। सब्सिडी भी मिली क्या? सब्सिडी तो खास नहीं मिली, जो भी मिला वो उस समय की बात थी। तो उस समय भी सब्सिडी तो आती जी, थी, मतलब वगैरह बहुत सारी हाँ, पर मैं उसको ली नहीं थी। जी, उस समय ली नहीं थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में भी तो सब्सिडी था, वो तो मिलता ही है, वो मिला ही। आप बताइए, आपने तो कहा स्वाति कि हम अपने ही पूंजी से शुरू किए, बाद के दिनों में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए पूंजी लेनी पड़ी क्या? सर, कोशिश तो मैंने की थी पूंजी लेने की। हाँ। मैं गई भी थी, सरकारी बैंक में ही गई थी क्योंकि मुद्रा लोन योजना चल रहा था उस वक्त। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक लेके थोड़ा सा इन्वेस्ट अच्छे से करके थोड़ा कारोबार को और बड़ा करूं। परंतु क्या हुआ कि वहां जाने के बाद ये पेपर्स लाइए, वो पेपर्स लाइए, मतलब पेपर्स पे तो ये टेबल टू टेबल जो दौड़ाना की बात हुआ, है ये हो गया सर कोविड से पहले की बात है, 2018 की बात है ये। मैंने मतलब 2017 में जो स्टार्टअप किया था, तो मुझे ज़रूरत पड़ी कि इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको और अच्छे लेवल पे ले जाए। परंतु जब मैं गई, ऐसा हुआ फिर आप ये वाला अकाउंट खोले तो करंट अकाउंट खोलिए, फिर सेविंग्स से क्यों कर रहे हैं, इससे चेंज कीजिए। इतना हुआ, मैं 1 हफ्ते तक दौड़ी, उसके बाद मैंने हार मान ली सर। फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर घर से मिलता है, हो पाता है, इसी बिजनेस से, इसी उद्यम से कमा के दोबारा इसी में इन्वेस्ट कर सकूं तो करूंगी, परंतु मैं ये लोन नहीं ले पाऊंगी क्योंकि इतना दौड़ना, मतलब अकेले बच्चों को लेकर के साथ, क्योंकि हस्बैंड मेरे डिफेंस में है तो वो भी नहीं आ सकते हैं बार बार छुट्टी लेकर कि एक तुम्हारे लोन के लिए मैं बार बार दौड़ता रहूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है सर घर से। तो अकेले 2 बच्चों को लेकर के दौड़ना। उन्होंने भी डिफेंस नहीं दिया आपको? सर बिजनेस तो खैर वो डिफेंस में है तो वो मुझे अलग से क्या ला के देंगे, क्योंकि उनका खुद का काम अलग ही लेवल का रहता है, वो खुद ही पोस्टेड रहते हैं अलग अलग जगहों पे, तो मैं उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। परंतु तो बाद के दिनों में पूंजी ली क्या आप? नहीं सर, कभी भी नहीं। अपनी ही पूंजी से आगे बढ़ाती चली जी गई? जो मैंने कमाया वही मैंने लगाया। कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक पहुँची सर? मैंने रफली शुरुआत की बताइए। थी, मैंने मतलब मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ 3000 रुपये थे मेरे पास उस वक्त शुरू करने के लिए, क्योंकि घर का खर्च वगैरह हटा के मुझे हस्बैंड ने बोला था तुमको जो करना है बताओ, अलग से चाहिए। मैंने कहा नहीं, आपसे भी अलग से नहीं चाहिए। मैंने बस 3000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, मैंने उससे एक जगह पे मतलब स्टार्टअप किया, छोटा सा डांस स्टूडियो उसमें लगाया, क्योंकि उसमें टीम आती थी, कोरियोग्राफर्स आते थे, वो टीम को मैंने सिखाया इवेंट, उनको डिप्लोमा कोर्स करवाया, उन लोग को सूरत भी, वो लोग जाना चाहते थे बाहर, तो 6 महीने वो लोग सूरत भी गए, वो लोग वहाँ से इवेंट करना सीख के आए और उसके बाद यहाँ पे काम करना शुरू किया। वही 3000 से आज मेरी कंपनी के पास करीब 5-6 लाख का सामान तो हो ही गया है सर, सिर्फ अपना। अभी ऑर्डर अगर देखा जाए तो सीजन में या ऑफ सीजन भी आपको ऑर्डर मिलता है? शादी ब्याह के अलावा भी ऑर्डर मिलते हैं? ऑफ सीजन में मेरा बर्थडे एनिवर्सरीज का रहता है ऑर्डर, लेकिन मेरा सीज़न वेडिंग का सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वेडिंग के टाइम पे मेरा लगातार काम रहता है, मैं लगातार बुक रहती हूँ।
और वेडिंग का काम ही सर देखिए ये काम कभी रुकने वाला नहीं है, शादियाँ होनी ही इसको है। सीजनल कहा जाए क्या, कि सीजनल ही हाँ। मूल रूप से सीजनल है? हाँ मूल रूप से सर सीजनल वर्क है मेरा, मेन काम सीजनल है। ऑफ सीजन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, छोटा काम रहता है लेकिन वही at बर्थडेज least- वगैरह में जी, इस तरह की छोटी लेकिन मोटी- हाँ लेकिन मेरी टीम के लिए सर्वाइवल के लिए वो काम होता रहता है, तो उसमें मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ सर। तो वो लोग बदलते रहते हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं? जो लोग सर, साथ जुड़े उसमें- थे वो बदलते रहते, कंटिन्यू किए? जी सर, उसमें से मेरे कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे 4 से 5 लोग ऐसे हैं मेरे जो कंटिन्यू है मेरे साथ, लास्ट 8 ईयर से वो कंटिन्यू मेरे साथ है। और बाकी जो बड़ी टीम है, जो कहूँगी मैं, जो आती रहती है जाती रहती है, वो अलग टीम है, परंतु जो 4-5 लोग हैं वो कंटिन्यू है मेरे साथ आज तक है। नहीं, इसको जोड़ने के लिए जो लोग चाहिए कि और लोग जुड़े, 8 आदमी से तो होगा नहीं इवेंट मैनेजमेंट, सर तो ये और भी लोग चाहिए। जी सर। तो ये जोड़ने का कोऑर्डिनेशन का काम आप ही का अकेले है कि ये लोग भी सहयोग करते हैं, जो 7-8 लोग हैं आपके साथ? सर वही लोग करते हैं, अच्छा। क्योंकि मैं बेसिकली बाहर से आई थी तो मुझे यहाँ के लोगों से ज़्यादा पहचान नहीं थी, हम्म। परंतु वो लोग यहीं के बेस्ड हैं। मैंने वो ऑर्डर लेकर के आते हैं? नहीं सर, हाँ। काम मैं लेके आती हूँ। अच्छा। काम का काम मेरा है कि मीटिंग्स मुझे करनी है, क्लाइंट से डील मुझे करना है, परंतु मुझे जितना लेबर चाहिए, जितना बैकअप चाहिए, वो सारी टीम मेरी टीम लेके आती है। मैंने इतनी पॉपुलर हो गए क्लाइंट सीधे आपको कांटेक्ट करते हैं? सर उसके या लिए वो भी लोग जुड़ना- बताते हैं कि हमारे यहाँ ये होता है, जो काम करते हैं वो लोग? नहीं या सर। एक जगह काम किया तो वहाँ से प्रचार हुआ कि हाँ भाई वहाँ पर ये? हाँ क्या? वो तो है सर। वो एक जगह जैसे मैंने शुरुआत की, शुरुआत में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो यहाँ रहती, यहीं की निवासी हैं, उन्होंने मुझे पहला काम दिया था, सबसे पहला काम, उनकी देवर की शादी मैंने करवाई थी, तो वहाँ से मेरा प्रोफाइल बना, पोर्टफोलियो रेडी हुआ। उसके बाद से वो प्रोफाइल मेरा सोशल मीडिया पे जाने लगा, लोगों को पता चलने लगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे मेरा माउथ पब्लिसिटी से मेरा काम हुआ है। उसके बाद सोशल मीडिया आया, तब से सोशल मीडिया पे सर। हाँ भाई सिल्की शेट्टी, एजुकेशन में किस तरह के काम किए आपने, और कुछ पूंजी लेनी पड़ी कि ऐसे ही अपनी ही पूंजी से काम बढ़ गया आपका? नहीं सर। और फील्ड में आगे क्या संभावनाएं हैं? सर सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट था, मतलब अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी 2 डॉटर्स हैं, बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो फैमिली सपोर्ट था सर। फैमिली सपोर्ट मिला मुझे थोड़ा, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई मेरे इन लॉज के साइड से, लेकिन फिर मुझे सपोर्ट मिला फैमिली। और पैसे की जहाँ तक बात है, हो गया सर मैनेज, और बस मैं इस काम में आगे बढ़ते गई। और स्कोप बहुत है सर, इस बिज़नेस में स्कोप बहुत है, क्योंकि सर अभी मार्केट की नीड है, ये जो जिस सेक्टर में मैं हूँ अभी मार्केट की नीड है, क्योंकि यहाँ पे सर बेसिकली इसी के बारे में पढ़ाया जाता है और कंपनी खुद से काम भी देती है। अगर आप स्किल सीख रहे हो कंपनी में, तो कंपनी बोलती है आइए मैं आपको काम भी देता हूँ, आप स्किल भी सीखिए, आप अर्निंग भी करिए, और अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं बाहर जाके तो आप वो भी कर सकते हो, और उससे सर बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो बेसिकली ये सर जहाँ बस से आपने शुरू किया था वहाँ और आज में क्या फ़र्क है? सर पूंजी बहुत के फ़र्क है। पहले मैं सर 10 लोगों के बीच में भी नहीं बोल पाती थी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था सर, मुझे बहुत डर लगता था। मतलब अगर 2 लोग भी मेरे सामने आते तो मुझे लगता मैं शायद कुछ गलत बोल दूँ, या लोग शायद उसके कुछ अलग मीनिंग निकाल लें। लेकिन आज सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली, अगर मुझे कुछ पता है तो मैं उसे कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने रख सकती हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ मैं लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ कि अगर मैं किसी सेक्टर में हूँ तो आप आओ, उससे जुड़ो, उसके बेनिफिट्स लो। और सर स्पेशली हाउसवाइफ्स को मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हाउसवाइफ्स को आज मैं जो भी मैं सर सीख रही हूँ स्किल्स, मैं हाउसवाइफ्स को उनके साथ जोड़ रही हूँ, और सर बेसिकली 2 to 3 आवर्स एवरी डे देकर वो सर स्किल्स सीख कर अच्छा खासा अर्निंग भी कर रही हैं इन टुडेज लाइफ सर। तो आपके साथ कितने लोग लगभग जुड़े हुए हैं? सर मेरे साथ मतलब जो सर जैसे मैं वीडियोस बनाकर डालती हूँ, अब लोगों की सर क्वेरी आती है आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या न्यू कर रहे हो, तो सर बेसिकली ये ऐड होते जाता है। जैसे अगर मेरे साथ कोई जुड़े आकर, अब उनके साथ कोई जुड़ा, तो ऐसे सर एक बहुत बड़े जुड़, मतलब मेरे अंडर सर मैं बोल सकती हूँ एक है, लेकिन ऐसे अगर ऐसा टीम बोलूँगी तो एटलीस्ट हम लोग 50 लोग सर काम कर रहे हैं। इसमें एक साथ। पूंजी की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव है सर, मैंने उनको बताया। थोड़ा स्टार्टिंग में सर लगता है कि अब डिजिटल वर्ल्ड है तो सर डर भी लगता है स्कैम का, फ्रॉड का, कुछ गलत ना हो जाए। इतनी ज़्यादा आइडिया भी नहीं थी स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी की, पर धीरे धीरे करके सर हो गया मैनेज। हाँ जी अनुप्रिया जी, थोड़ा सा आप भी बताइए। खाद्य आइटम जो है प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स मिलाने ही पड़ते हैं। पहले भी मिलाते थे लोग, घर को छोड़ करके जब बड़े पैमाने पर करते थे,
जी एक सर। तो फूड डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट लेने में पसीने छूट जाते हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पसीना छूटा। मैं भी बहुत दौड़ी। वही आप लोग उसके बारे में नहीं बता रही हैं, वही हमको आश्चर्य लग रहा है, इतना इजीली आप लोगों ने बिजनेस कैसे कर लिया अपने नहीं, आप में। उसके लिए मुझे अभी 4 साल हो जाएंगे। 4 साल में मैं बहुत पापड़ बेली हूँ, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। इतना इजी नहीं होता है, एक हाउसवाइफ को बिजनेस तक आने में बहुत समय लगता है। मुझे अपने घर गृहस्थ सब कुछ संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, अपने फैमिली को संभालते हुए, उसमें से कुछ समय निकाल कर मैं अपना बिजनेस हमको जो है ना अपने दर्शकों को बताना है जो है कि उनके घर में या जो महिला दर्शक हैं वो देखें तो वो भी कर सकती हैं, जो हाँ। सोच रही है उसके बारे में आगे बढ़ सकती हैं। जरूर कर कठिनाइयों सकती के बारे में अगर वो जानेंगी तो हाँ। उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार होकर के आएंगी, नहीं तो भाग जाएंगी। नहीं, कठिनाइयों को तो जानेंगे, लेकिन ये बात है कि आपके अंदर यदि हिम्मत है तो आप जरूर कर सकती हैं। हर हाउसवाइफ के अंदर एक कला छुपा होता है। मतलब एक गांव में भी हुनरमंद औरतें बैठी हुई हैं सब। कोई बहुत अच्छे कढ़ाई करती हैं, बहुत अच्छी बुनाई करती हैं, कोई बहुत अच्छा वो जो तो अब धागा कहने की बात हम- हो गई, अब तो वो माना नहीं जाता, अब तो कंप्यूटर सारा कुछ कर देता हाँ। है, एआई आ गया वो सारा कुछ हाँ। कर देगा। गांव में तो एक से एक लोग छुपे हुए हैं, हाँ, बहुत सारे है ना, लोग हैं। जिनके पास एक से एक हुनर है। बाद में दौरी का बिजनेस होने लगा, हाँ, कला- बहुत अच्छा करती फिर वो हैं सब। बेनिया का बिजनेस होने लगा, हाँ, वो है ना। बहुत ये जी। सारा कुछ तो है ही हुआ गांव में। गांव से ही हम शहर लेकर के आए, बाद में उसको किताब में डाल दिया, किताब में डाल के पाठ्यक्रम में डाल दिया। शुरुआत तो वहीं से है। तो हम ये कठिनाइयों के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं कि वो आएंगी, थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी, उन कठिनाइयों से जूझ करके कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं। सबसे पहले तो मार्केट में ये मेरा मतलब लग कहिए कि मुझे लोग पसंद किए, मेरे प्रोडक्ट को पसंद किए और लोगों तक गया, लोग ऑर्डर करते गए। मतलब नहीं तो कहीं कि ऐसे औरतें करती होंगी कि शायद करती होंगी फिर उनको मतलब डिमांड नहीं आता होगा, मुझे डिमांड मिलता गया। उसमें तो ये है कि एक बार टेस्ट अगर बिगड़ गया, हाँ। फिर दोबारा वो 10 लोगों को बोले नहीं उनके यहाँ नहीं जाना, और हाँ। एक बार टेस्ट अच्छा लगा तो 20 लोगों को सही बोले कि हाँ, भाई तो उनके यहाँ वही से मैं लेकर के। कहूँगी कि एक टेस्ट अभी तक लोगों को, जो मेरे पहले कस्टमर बने हुए हैं आज भी हमारे वो कस्टमर बने हुए हैं, मतलब आज भी वो मेरे सामान को लेते हैं। लेकिन ऐसा उनको पूरी तरह से विश्वास है, उनको टेस्ट एकदम बना। इसीलिए मैं अपना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर लड्डू वगैरह का आइटम मैं खुद ही तैयार करती हूँ, क्योंकि और किसी और को मैं वो नहीं कर सकती। खुद कितना तैयार करिएगा, दिक्कत ये है कि जब ऑर्डर्स आने लगते हैं तो खुद तो अकेले हो नहीं पाता है। अकेले तो ठीक है, वो तारक मान मेहता के लीजिए- उल्टा चश्मा भिड़े की पत्नी माधवी भले ही कर दे नहीं। लेकिन माधवी को भी जरूरत पड़ती है कुछ सहायक, उनकी बिना उसके बात बनती नहीं है। जी सर। नहीं, लेकिन बाकी सब मैं मिलाती खुद ही हूँ, मतलब वो बाकी नहीं, मोटा एक काम बड़ी बात आप लोगों को बता रहे हैं, जो लिज्जत पापड़ है, लिज्जत पापड़ शुरू हुआ था 600 रुपए की पूंजी से, जी सर। आज 6000 करोड़ से भी ऊपर है, जी और सिर्फ महिलाएं करती हैं। उसका टेस्ट बॉम्बे का लिज्जत पापड़ खरीदिए या यहाँ का लिज्जत पापड़ कहीं का खरीद लीजिए, हर जगह का एक ही टेस्ट होगा, लगभग एक ही साइज होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो क्वालिटी ऐसे मेंटेन करते हैं वो। मुझे लगता है कि आपको उसी ढंग से क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, और ये तब धीरे धीरे बढ़ेगा, तब दूसरे को भी जोड़ के दूसरे के घर से भी आइटम्स ले करके आप चेन बना सकती हैं। जी सर। मैं जैसे मैं ठेकुआ भी तैयार की तो मैं उसमें क्या पड़ेगा कैसे सब कुछ मैं खुद ही देखती हूँ। सिर्फ उनका काम होता है मोटा काम करना, जो हेल्प में ठेकुआ में देखिए, ठेकुआ में डिफरेंस क्या है, छठ का जो ठेकुआ बनता है और सामान्य ठेकुआ जो बनता है, दोनों में अंतर हो जाता हाँ, है। उसका छठ के गुड़- ठेकुआ कोई एक महीने तक तो आप रख सकते हैं, 1 महीने तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा ठेकुआ 7 दिन के बाद जो इतना कड़ा होने लगता है कि फिर खाना उसको मुश्किल हो जाता है। नहीं, तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक, क्योंकि मेरा जो तैयार होता है वो मतलब चला जाता है ऑर्डर पे, जैसे वो चला फिर मैं नया तैयार करती हूँ, इसलिए ऐसा नहीं होता है कि उसमें बहुत डिफरेंस देखिए ना, आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यह छठ वाले ठेकुआ में गेहूं वो ले आता है, हाँ। और गेहूं को प्रोसेस करके बाकी सारा काम करता है। अच्छा। अब यह है कि आपको जल्दी करना है तो आटा खरीद के लाए, आटा में क्या मिला हुआ है, आटा किस क्वालिटी का है, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर चीज़ें बिगड़ तो सकती इसके हैं। लिए सर मैं मील घर में रखी हूँ। अच्छा, बेसन भी मेरे घर का होता है, बेसन में बाहर से बेसन लड्डू मैं तैयार करती हूँ, तो बेसन भी मेरे घर का ही होता है, उसमें कलर किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और मेरा बेसन लड्डू आपको महीने 2 महीने तक मतलब फ्रेश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और रहा बात गोंद लड्डू भी और गुजिया भी, ऐसे इस तरह से मेरा आप तैयार किसी कर- मेले में गई क्या? अभी जो हाँ, मेला लगता है खादी मेला, मोराबादी, अभी मैं खादी मेला में स्टॉल लगाई थी, बहुत अच्छा क्या क्या रिस्पॉन्स। आइटम्स था? सारे मतलब लड्डू 8 तरह के लड्डू मैं रखी थी, और पापड़, अचार, गुजिया, बहुत तरह के आइटम थे मैं हमारे, मतलब 22 तरह के मैं आइटम लेकर गई थी वहाँ, और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। खादी मेला में, मैकॉन में भी मैं स्टॉल लगाती हूँ, हर जगह जैसे मेरा हाँ, खादी मेला और चैम्बर मॉल में मैं पहला सेकंड ये लगाई थी स्टॉल,
और इसके बाद मैकॉन में भी मैं स्टॉल लगाई हूँ। हर जगह मतलब उस समय कितने स्टाफ रहते हैं आपके साथ लगभग? मतलब 3, एक तो मैं साथ में रखती हूँ स्टॉल पे, और 2-3 घर में रहती हैं कि जैसे जो सामान जैसे मैं गई तो वो मेरा हेल्प किए हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं तैयार, कुछ घट जाए तो ऐसे मैं पहले से तैयार करती हूँ, और वो लोग मुझे हेल्प, क्या उनसे हेल्प लेना है कि ज़्यादातर मेरा टेस्ट भी है ना हो, और ज़्यादातर काम मुझे ही पड़ता है, मेरे ऊपर ही पड़ता है, लेकिन हाँ मोटा काम उन लोग करती हैं। नहीं, आप कोई वैकल्पिक नहीं बना रही है हैंड्स, जो आप बीमार पड़ जाएं, आप नहीं कर पाए तो वो कर ले, ऐसा वैकल्पिक हैंड कोई नहीं दिख रहा है अभी तो मैं नहीं की हूँ अभी, क्योंकि मेरा वो तो करना ही होगा ना। हाँ वो तो करना होगा आगे चलकर। एक है लेडी, उनको तैयार किसी कारण से आप अस्वस्थ हो गई या जो भी कारण है इसीलिए जो आप नहीं कर पा रही, ऑर्डर्स तो देना है। हाँ ऑर्डर्स, लेकिन आप कह रही विदेश भी ऑर्डर्स जाते हैं तो हाँ, विदेश वाले जी तो सर। वेट नहीं करेंगे ना नहीं कि वो आप ठीक बात, होइएगा तब ले जाएंगे। लेकिन अभी एक लेडी हैं उनको मैं तैयार कर रही हूँ, उनको ट्रेनिंग पे रखी हूँ, मतलब कि ताकि मैं कभी तबीयत ख़राब हो तो वो कर संभाल सकें। एक है वो मेरे साथ में, तो उनको मैं तैयार कर रही हूँ अपने, इसके लिए मैं सोच रही हूँ। अभी तक तो ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है कभी, क्योंकि प्रॉब्लम कह के थोड़े आता है प्रॉब्लम तो आ जी जाता सर। है, काम करते करते आ जाता है, जी। कह के थोड़े आता है। आस्था किरण जी, आप बताइए फैशन डिजाइनिंग में कितने लोगों को जोड़ा आपने कैसे जोड़ा और आगे कितना वो बढ़ गए? जब शुरुआत आप की ये बात बताइए कि करूं- आपको मैंने आपका गुरु कोई बना कि नहीं, आपका शिष्य जो है वो आपका गुरु बना कि नहीं अभी तक? ये असल है ना, गुरु का तो यही है ना कि उसका शिष्य जब गुरु बन जाए तब बिल्कुल। लगता है कि ये अचीवमेंट है हमारा, बिल्कुल, हमसे आगे निकल गया। हाँ, सही बात आपने बोली कि अगर किसी गुरु का शिष्य आगे निकल जाए तो उसके अपनी उपलब्धियों को बिल्कुल, बिल्कुल। गिनाने में अच्छा लगता है कि मैंने कुछ सीखा तो किसी को पास ऑन भी किया। तो बहुत सारे वैसे लोग हैं जो दर्शक भी हैं, वो देख भी रहे होंगे और वो समझ भी रहे होंगे कि किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। और जहाँ तक सवाल आपने किया कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आगे कितने महिलाओं को या और भी लोगों को, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, क्योंकि ये फैशन नहीं, डिजाइनिंग और इसमें इंडस्ट्री एक्सपोर्ट है में जो है ना, जी। एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा विघ्न है वो विघ्न है कि A1 है तभी जाएगा, बेस्ट तभी है तो जाएगा, बिल्कुल। नहीं तो नहीं जाएगा, आप सर बिल्कुल। पटक के रह जाइए। बिल्कुल। अब बेस्ट है तब भी उस बेस्ट के लिए बेस्ट समझाना उसको, हाँ, अब बताइए। उसमें देखिए कोई भी चीज़ की एक स्टोरी टेलिंग होती है। जैसे अभी हमने जो एक्सपोर्ट का काम शुरू किया है वो हमने शुरू किया है हैंडलूम्स और सिल्क के ऊपर, क्योंकि झारखंड सिल्क के लिए बहुत नामी है, जाना जाता है, और यहाँ की कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि सिर्फ आपको नेशनली नहीं इंटरनेशनली रिकॉग्निशन भी उसको काफ़ी मिला हुआ है। तो यूएसए में जहाँ तक मैं बता रही हूँ कि मैंने शुरू किया है अपना एक्सपोर्ट, तो वहाँ पे मेरे ब्रदर्स रहते हैं, तो उस बेसिस पे भी मैंने शुरू किया है, और मैं साथ ही साथ लाइसेंस वगैरह भी ले रही हूँ ताकि मैं अन्य कंट्रीज़ में भी इसको भेज पाऊँ। तो यहाँ पे जितनी भी तरह के सिल्क हैं और उस पर जो किए जाने वाले आर्ट वर्क हैं, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से आर्टिशंस को जोड़ करके और क्वालिटी के साथ हम लोगों ने प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू किया है, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग एक्सपोर्ट में भेजने अभी तो की कोशिश सिल्क कर जो रहे है हैं वो जी। सिल्क सबसे ज़्यादा चाइनीज सिल्क आ रहा है, सबसे ज़्यादा चाइनीज रेशम जो है उससे ज़्यादा हमको लगता है कि मार्केट में छा गया है, और सस्ता पड़ता है, चमक भी है, जी लेकिन यहाँ का जो सिल्क है वो बेस्ट है, जी, उस सिल्क की कहीं कोई जोड़ नहीं है, तुलना नहीं है उसकी, है ना। जी। तो उसमें जो है आपको भी आसानी होगी, चलो भाई इसको लेकर के बना के भेज देते हैं, थोड़ा कम पैसे में थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और नहीं, दूसरे की क्वालिटी मेंटेन करना है कि भाई हम सिल्क दे रहे हैं मतलब ये सिल्क होगा, ये सिल्क सिंथेटिक सिल्क है, जो आता है वो सिंथेटिक सिल्क है। हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं जो सिल्क भेजती हूँ ना, वो प्योर सिल्क पे बात कर रही हूँ, कुचाई पे बात कर रही हूँ, घीचा पे बात कर रही हूँ, तसर बाई तसर पे बात कर रही हूँ। मैं सिंथेटिक और चाइनीज़ और किसी भी इस तरह की आर्टिफिशियल सिल्क की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ जिसमें हम लोग हैंडलूम्स और सिल्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मैं किसी भी डिमांड किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट पे काम नहीं कर रही हूँ। और डिमांड आपको ऑब्वियसली कि जो रियल मटेरियल है प्रोडक्ट्स, उन्हीं का ज़्यादा डिमांड है, और चाइनीज़ या जो भी आप बात बोल रहे हैं या फिर जो आर्टिफिशियल्स पे बात कर रहे हैं उसका डिमांड कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि उसमें उस चीज़ का ना जिसको कहते हैं एसेंस नहीं निकल के आता है कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। और अब जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आप खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का ही डिमांड है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट्स आए वो
प्योर हो और क्वालिटी के साथ मैं बेस्ट हो। नाम नहीं लूंगा, जी। लेकिन फैशन डिजाइनिंग का ही मामला है, उसमें मैं बता रहा हूँ। खादी के टेक्सचर को लेकर के खादी से 2.5 गुने 3 गुने दाम में एक बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी बेच रही है। रांची में भी कम से कम 4-5 दुकानें उसकी हैं, जी है ना, सिर्फ जी। खादी का टेक्सचर लेकर के। उसमें यही है कि वो हमेशा मेंटेन करते हैं कि उनका जो कॉटन हो, जो कपड़ा हो, वो कपड़ा जो है इको फ्रेंडली हो, बिल्कुल। लेकिन टेक्सचर खादी का है मूल रूप से। फिर उन्होंने पकड़ा नए डिजाइन चाहिए उसी में, खादी में ही नया डिजाइन करने का, उसके टेक्सचर में मामूली बदलाव करके कि खादी पहनने वाला भी खादी पहन के चला जाए तो फिर वो नहीं हो। मेले में आप देखिएगा बहुत सारे लोग खादी के नाम पर स्टॉल लगाते हैं, है ना, बिल्कुल। उस सूती से लेकर सिल्क तक, ऊन से लेकर के बाकी सारी चीजें भी होती हैं। उसमें बहुत कम लोग हैं जो खादी वाले होते होंगे रियल, जी। ठीक है ना। तो वैसे में आपको दिक्कत होती होगी, उसमें परेशानी होती होगी। हर चीज़ का ना अपना एक मार्केट होता है और अपना एक राह होता है। जैसे मैं बता रही हूँ कि आपने जो कंपैरिजन डाला अभी सामने, वो मास मार्केट के लिए है। मास मार्केट मतलब कि सब लोग अफोर्ड कर पाएँ, उस तरीके के टेक्सचर और उस तरह के लाइफस्टाइल को अपना पाएँ, इसलिए शायद कंपनीज और बड़े बड़े नहीं, हम आपको दोनों मल्टीनेशनल्स उदाहरण आए दे थे। रहे हैं। बाजार में जो है, दुकानों में आप जाइएगा तो उसी मेले में, जी और जिस मेले दुकान की हम बात कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो जो खादी की दुकानों में बिक रहा है चीज़ लगभग वही 200 रुपये 300 रुपये में, जो वहाँ 800 रुपये में बिक रहा है, 1000 रुपये में बिक रहा है। इससे जो है, जो उसकी अपनी पहचान है, वो पहचान सिर्फ महंगाई के नाम पर चली जाती है। जी। इसलिए कि हमारे यहाँ बल्ब बंद हो गया, बिजली का बनना, जो बिल्कुल। चीनी बल्ब बोलते हैं। हाँ, हाँ। मार्केट में इतना ज़्यादा वो छोटे वाले बल्ब आ गए, आसानी से, सस्ते से सस्ता, जो लंबे समय टिकने वाले भी हैं, तो वो लगभग बंद हो गए उसके सारे कारखाने। उन लोगों ने नया क्या किया, नया क्या हुआ नहीं अभी पता चला है, लेकिन इसमें बहुत सारी गुंजाइश है कि आप क्वालिटी मेंटेन करें। जैसे कि आप कह रही बड़े पैमाने पर, मास लेवल पर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सपना तो होगा कि मास लेवल पर हम जाएं। देखिए, मास लेवल पे जाने की जहाँ तक बात है ना, वो ऐसी कंपनीज मास लेवल पे जाना चाहती हूँ। मैं अपनी पहचान हमेशा एज ए फैशन डिज़ाइनर और इंडिविजुअल डिज़ाइनर के रूप में ही बनाए रखना चाहती हूँ। मैं मास मार्केट में एंटर नहीं कर रही हूँ। मैं अच्छा। नीश क्लाइंट के लिए ही काम करती हूँ, और नीश क्लाइंट आपको हमेशा 1-to-1 कनेक्ट से ही बनते हैं, और उसकी अपनी एक अलग मार्केट सेगमेंट होती है। तो मैं मास मार्केट के लिए अपने आप को नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग और उसकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करने में ज़्यादा खुशी होती है, ना कि मैं मास मार्केट में जा कर के किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करके या कम रेंज में निकालने की कोशिश करूं ताकि बस एक इकोनॉमी या वेल्थ क्रिएट कर पाऊं। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि जहां तक पैसों का सवाल है या इकोनॉमी का सवाल है, वेल्थ का सवाल है, वो मुझे इस क्षेत्र में इस तरह से काम करने से भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और अगर आप किसी क्षेत्र में हैं और अगर आप किसी सही जगह पे, उच्च स्थान पे पहुंचते रहते हैं, तो आपको एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि गिविंग बैक टू सोसाइटी वाली जो टेंडेंसी होती है वो होनी चाहिए। और आज अगर हम लोग किसी भी सिल्क को, जो रियल सिल्क, कुचाई सिल्क, घिचा पे बात करते हैं, तो उससे बहुत सारे आर्टिशंस और हस्तशिल्प वाले लोग जुड़े होते हैं, बुनकर जुड़े होते हैं। अगर आप उनकी एक साड़ी और एक धोती भी अगर आप आगे तक लेकर जाते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाते हैं। तो मेरी मंशा हमेशा से यही रही है कि मैं सिर्फ रोजगार खुद के लिए ना करूं, बल्कि समाज के लिए भी एक रोजगार उत्पन्न करने की चाहत रखूं, और मैं कर भी रही हूं। अगर हम जब काम कहाँ करते हैं, इवेंट प्लानर्स काम करते हैं बैंक्वेट्स में, पर रांची के मास बैंक्वेट्स में ये हो रखा है कि आपको पैकेज सिस्टम दिया जाता है। उनके साथ जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सिर्फ काम उन्हीं को मिलता है। अगर हम बाहर से आउटसाइडर की तरह अगर हम क्लाइंट के साथ जा रहे हैं, तो वो क्लाइंट को डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं, काम तो भाई हमारा वेंडर ही करके देगा, अदरवाइज आप यहाँ बुकिंग नहीं कराइए। बिकॉज वो सिर्फ बुकिंग का चार्ज नहीं ले रहे हैं, वो एक्स्ट्रा भी लाइक पैकेज में से भी अर्न कर रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ी कठिनाइयाँ अब आने लगी है इस मार्केट में। तो बहुत सारा ऐसा भी हो रहा है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुझे लगता है पुरुष भी इस फील्ड को बहुत सारे छोड़ के नहीं, ये तो जाना चाह आरंभ रहे से ही था कि जो बैंकेट हॉल था उनके अपने वेंडर्स थे, शुरू से ही रहा है। अपना वेंडर ले जाने के लिए आपको वो एक बड़ी हैसियत होगी जी। कि हम कहेंगे नहीं, आपका बैंकेट हॉल लेंगे और फूड आइटम हमारा होगा, जी, जी, वो हम देंगे, जी। ठीक है ना। जी। तो ये शुरू से रहा है। नहीं अभी सर, की स्थिति में, अभी जो हाँ बताइए, आप ही बताइए। नहीं सर, एक्चुअली ये शुरू में बहुत कम था। मतलब मैं 18-19 तक की बात करूं तो ये कम था। ऐसा था, सेलेक्टेड बैंक्वेट्स में था,
पर कोविड के बाद से 2021 से जो मैंने नोटिस किया है, हर बैंक्वेट में हो गया है। पहले मतलब ऐसा स्मॉल स्केल पे था, ऐसा नहीं था। हमारे लिए बाकी बैंक्वेट्स भी खुले हुए थे, हम क्लाइंट्स के साथ जाते थे, क्लाइंट्स को लेके जाते थे और वहाँ काम होता था, अच्छा होता था। परंतु अब क्या हो गया है कि अब हर बैंक्वेट के साथ हो गया है। पहले भी था, आप जो कह रहे हैं सही है, वो पहले भी था, लेकिन स्मॉल स्केल पे था। अभी वो मेजरली हर जगह है, तो इस वजह से हमें इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। तो जो आधे से ज़्यादा इसको सॉर्ट आउट करने का क्या उपाय है? सर, बैंक्वेट से कुछ भी बात, क्लाइंट्स जाते हैं, बात करते हैं, अगर वो नहीं माने तो लास्टली हमें छोड़ना होता है। तो शॉर्ट आउट तो यही होता है कि या तो फिर हम लोग उसी के रेट्स में काम करने जाए कि ठीक है आप जो कमीशन लेते हो मैनेज करते हैं, अदरवाइज नहीं, उसमें जो आप प्राइस रखती हैं जी। तो प्राइस तो बढ़ जाएगा, Obvious इसलिए कि सी उसको बात भी देना है। जी। नहीं सर, हमको अपना प्राइस कम करना पड़ता है बैंक्वेट के हिसाब से। वही, या तो बढ़ा दीजिए या अपना कम करिए। अपना ही कम करना पड़ता है क्योंकि बढ़ाइएगा बैंक्वेट अपना इसलिए- पैकेज देता है। अब हैं? बैंक्वेट अपना पैकेज देता है। अच्छा, बैंक्वेट ही जी, अपना पैकेज देता है। बैंक्वेट ही अपना पैकेज दे देता है, हमें उसके हिसाब से काम करना होता है। उसको चूंकि हम- कमीशन देना है, जी, इसलिए आपको अपना तो हम उसके रेट के हिसाब से सॉर्ट काम आउट करते कैसे होगा? सर, सॉर्ट आउट के लिए ही तो कुछ चाहिए कि कोई ऐसा सेगमेंट हो जहां हमारी बात भी सुनी जाए, जहां पे ऐसा हो कि लोग बात करें कि हाँ ठीक है बैंक्वेट्स कर भी रहे हैं, तो सेलेक्टेड सेगमेंट को जिनको नहीं चाहिए क्लाइंट्स को कि नहीं हमको आपका पैकेज नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर वर्क चाहिए, तो हमें जो इवेंट प्लानर्स हम लोग जो जाते हैं तो वहाँ पे काटे नहीं काम को। तो ऐसा कोई सेगमेंट बनाए हमारे लिए, या ऐसी कोई संस्था हो जहां हम जाएं अपनी फरियाद लेके कि हमारी भी बात सुन लो। क्योंकि कई जगहों पे सिर्फ बैंक्वेट नहीं, क्लाइंट्स के पास भी हमारा पैसा बहुत फंसता है, बिकॉज हम लोग काम तो कर देते हैं और क्लाइंट साल दर साल भी बैठा के रखते हैं, ठीक है ना आज बिजी हैं, ठीक है ना कल करवा देंगे, परसों आ जाइएगा, 1 महीने बाद की डेट्स देते हैं, वैसे भी हमारा पैसा फंसा रहता है। तो इस सेगमेंट पे हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां हम बात कर सके, क्योंकि हमारे लिए कैसा कोई सेगमेंट है नहीं जहां हम 1 to 1 जाके बताए कि ये प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि हम पैसा निकलवा नहीं पा रहे हैं, ना बैंक्वेट से और ना ही क्लाइंट से। दोनों जगह थोड़ा सा हमारा हमेशा फंसा रहता है। एक तो आपकी पड़ोसन आस्था किरण आपकी मदद कर सकती हैं थोड़ी जी, बहुत, ज़रूर। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, तो ये शायद थोड़ी बहुत मदद कर सकें। जी। क्या हो सकता है, संभव है? बिल्कुल संभव है सर, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी भी मैटर को देखना चाहेंगे। ये हमारे पास पिछली बार भी हम लोगों की एक बैठक हुई थी, तो मैंने इनको बोला था कि अगर आपको इस तरह का कोई मुद्दा है तो आप हमारे सामने लाइए, हम लोग इस पे मिल बैठ के बात करेंगे, और ये अगर कोई बात करने का ज़रिया बनता है तो ज़रूर सबका हल निकलता है, तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लेकर आए ज़रूर होगा। चलिए, एक भरोसा एक आसरा तो मिला पड़ोसन होने का, है ना? हाँ सिल्की, आप बताइए कि इसमें अब आगे बढ़ने की क्या गुंजाइश है? जहाँ से आपने शुरू किया था, जहाँ पहुँची है, उसमें आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश दिख रही है, या जो है उसमें काम चलाते रहना कि भाई हमने तो ये अचीव कर लिया, अब आगे ज़रूरत नहीं है? सर गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन सर सबसे पहले बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है। जैसे सर ऑनलाइन सुनकर ही लोग के मन में ऐसा आ जाता है सर स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, हो रहा है। क्राइम हो रहा है सर, हो रहा है, क्योंकि ये तो एक एवरी तथ्य है। अदर डे सर ये हो रहा है। वो आपका फोटो लेकर के स्कैम कर ले रहा है। हाँ सर, जैसे मैं है अपने ना? कंपनी में जब इनरोल की थी अभी आई डिजिटल ट्रेन्योर में, तो सर हमको पैन नंबर भी देना होता है, अकाउंट नंबर भी देना होता है, डिटेलिंग सब देनी होती है। तो सर जैसे अब मैं अपने लीड्स को बताती हूँ कि इनरोल के टाइम आपको ये सब डिटेल्स लगेंगे, तो सर उनके मन में एक डाउट्स आ जाता है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो तो जाएगा। कहीं भी आप जाइए जहाँ हाँ। से आपको कुछ पैसा मिलना है, वहाँ पैन भी देना पड़ेगा। हाँ, किसी को भी पैन देना पड़ता है, हाँ। बिना पैन दिए बात बनती बात नहीं। नहीं बनती है सर। पर और सर पैन और आधार ये दोनों इस तरह से लड्डू की तरह बिखरे हुए हैं सब जगह कि जो चाहे वो खा सकता है, जहाँ जिसको मौका मिलता है खा भी लेता खा है। भी लेता है सर। ये बहुत हो भी रहा है, मतलब अब जैसे मैं अपने लीड्स पे सर काम करती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप आइए हमारे कंपनी में एनरोल करिए, सीखिए, आप अर्न भी करिए। तो सर लोग के मन में एक तो हाउसवाइफ है सर, उनको पहले तो घर से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, हम सीख सकते हैं कि नहीं, हम काम कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा उनके मन में डाउट आ जाता है कि घर वाले बोलते हैं अगर स्कैम हो गया तो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो सर क्या होता है ना, एवरी सेकंड डे एक फेसबुक पे हम ऐड देख लेते हैं, आप आइए हमारे साथ काम करिए, अर्न करिए। सर बाद में पता चलता है स्कैम हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। तो सर ऐसा कुछ होना इतनी चाहिए। बड़ी कंपनी जो थी, जो कोचिंग क्लासेस चलाती थी, Yes, sir. उसने स्कैम कर दिया। कर दिया यस बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल की कंपनी ने स्कैम हाँ, कर दिया, अरबों रुपए लोगों को फंसे हुए हैं, Yes, और sir. पता नहीं है उसका कहाँ गया नहीं गया। तो उस स्थिति में लोगों को भय तो होगा, यस सर। तो सर उसमें सबसे रास्ता बड़ी ये- ढूंढना है कि रास्ता क्या निकलेगा। यस सर। सर सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही आती है। बाकी तो सर इसमें ऐसा है कि स्कोप बहुत है सर, क्योंकि आजकल के मार्केट की ये नीड है।
अगर आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ अगर हम जा रहे अरे हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं ना, मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकते हैं ना। Yes, इसलिए sir. कि हर किसी का बैंक से जुड़ा हुआ है खाता। यस सर, सब्सिडी भी अगर आनी है तो इसी से आएगा, हाँ। इनकम टैक्स रिटर्न भी आना है तो इसी से आएगा, ये क्या नाम, सरकार जो पैसा दे रही है वो इसी से आएगा। कोई रास्ता ही नहीं है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बिना इसके तो कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेफ रख सकते हैं, वो हमारे बस का है नहीं। बड़े बड़े कंपनीज के वो डूब जाते हैं, सरकार के साथ स्कैम हो जाता है, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। तो वैसी स्थिति में लोगों को अपने कस्टमर्स को बनाए रखना, नए कस्टमर्स बनाना, ये सर मुझे फील होता है ना एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि लेडीज़ को बताया जा सके कि अगर आप फेसबुक इंस्टा चला रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उससे बच सको। सर जैसे एग्जांपल, मेरे पास परसों एक फ़ोन कॉल आया था, स्टेट बैंक से बोल रहे हैं मैम आपका क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई कभी किया होगा, तो आपका सब कुछ रेडी हो गया है, अब आपको अपना पैन नंबर, अकाउंट नंबर देना है। सर तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे ये सब स्कैम फ्रॉड में नहीं फंसना है सर। लेकिन कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ वो था, अरेस्ट कर लेता है आपको, घर बैठे बैठे अरेस्ट कर लेता है, और हाँ। 48 घंटे 72 घंटे अरेस्ट रखता है, और आप क्या है भाई, अफसर हैं, यस और तब भी आप अरेस्ट हो जाते हैं। आपको पता है रोज रिजर्व बैंक जब फोन कॉल करिए तो कहता है कि साइबर अपराधी से कैसे बचे, ये साइबर अपराधी का कॉल हो सकता है, तब भी हम फंस जाते हैं। तो सर वही मुझे लगता है कि हम लोग को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आप कैसे बच सकते हो। नहीं, वो कि जानकारी तो लोग दे ही रहे हैं, सरकार भी दे रही है, बैंक्स भी दे रहे हैं, बैंक से लगातार कॉल पर बताते हैं, लेकिन रास्ता तो अब उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। Yes, sir. आग से आप खाना बनाइए, आग से घर जला दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि करना क्या है। वही आग है, यही डिजिटल है जिस डिजिटल से आप पढ़ाई करके कमाई कर रही हैं और दूसरे को पढ़ा भी रही हैं। यही डिजिटल है जिससे कि किसी के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो रास्ता क्या निकलेगा? सर रास्ता ये खुद फिर मैं कहूँगा कि ये भी पड़ोसन ही है आपकी, पड़ोसन शायद कोई मदद करें, सर या अपने यहाँ वर्कशॉप सूझबूझ आसानी के से साथ ऑर्गेनाइज काम कर सकती करिए। हैं। हाँ, सूझबूझ नहीं। के साथ काम करिए, आप इस चीज़ को जानिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि सर आजकल के टाइम पे अगर आप इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ोगे तो सर स्कोप नहीं है। आपको कहते हैं ना सर, जैसा जो ज़माना है उसके साथ हम लोगों को साथ में चलना पड़ेगा। अगर हम लोग कुछ नहीं सीखेंगे तो हम लोग सर पीछे छूट जाएंगे। हमारे बच्चों को हम क्या सिखाएंगे सर? नहीं, उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते ना, डिजिटलाइजेशन के बगैर हम रह ही नहीं सकते, हम चाहें न चाहें। यस सर, हमको इसमें रहना होगा, हमारे चाहने नहीं चाहने से का कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसे लेने के लिए, पैसे देने के लिए, हर स्थिति में देना पड़ेगा। सर आजकल तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। अगर सीरियल भी आपको देखना है तो आप टीवी छोड़ के फ़ोन में देख रहे हो, तो इतना ज़्यादा सर ये बढ़ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। धीरे धीरे आप स्टडी करो, आप कैसे स्कैम से बच सकते हो, फ्रॉड सर ये खुद से ही होगा, सेल्फ। एक खुद से नहीं, जैसे आपने बताया कि वर्कशॉप से हो सकता है, हम लोग भी कई प्रोग्राम इसमें कर चुके हैं, आगे भी करते रहते हैं। उसके पीछे मकसद यही है कि लोग समझें कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, कैसे बच सकते हैं, है ना। अब पढ़ा लिखा आदमी अगर फंस जाता है डिजिटल अरेस्ट में तो उसका कोई उपाय नहीं है, वो बैठा रह जाता है 24 घंटे 48 घंटे, और उसके बाद बैंक से सारा पैसा निकाल के देता है। एक रिटायर्ड पर्सन जो है बैंक से सारा पैसा निकाल के देता है, वो सब कुछ पता, तो वो जानता है कि हाँ वैसा है ना। तो रास्ता तो उसी में से खोजना पड़ेगा, रास्ता ढूंढे बगैर तो कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है सर। जो संस्थान है, जो वित्तीय संस्थान है, उन सब लोगों को मिल करके ये रास्ता निकालना एक पड़ेगा। स्टेप लेना चाहिए सर, अवेयर करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस चीज़ के लिए। हाँ बताइए अनुप्रिया जी, जी सर। आपके काम के विस्तार की क्या गुंजाइश है? गुंजाइश तो हमको दिख रही है। मैं कहाँ जीरो से शुरुआत की थी, आज मैं एक मतलब कॉलोनी मोहल्ले तक सीमित थी, आज मेरे पूरे रांची में मेरी पहचान बन चुकी है। आज मैं स्विगी जोमेटो पे मेरे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, कल गए मैं और वर्कर बढ़ाकर और मैं अपना काम बढ़ाकर अपना मार्ट पे भी अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रही हूँ। तो ये तो मेरा ये हुआ, ये तो बढ़ना हुआ, ठीक है, धीरे ही सही। रोजगार आपने जो शुरू किया था और अब में क्या बढ़ोतरी हुई? अब मैं बढ़ोतरी की मैं सिर्फ मोहल्ले तक सीमित थी, आज मैं अपना मार्ट और स्विगी जोमेटो तक मैं जा रही हूँ, तो ये मेरी बढ़ोतरी है। तो एम्प्लॉयमेंट कितने और लोगों को दी आप? 8 से शुरू किया तो अभी एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया? हाँ, तो अभी मैं जैसे मेरे साथ 3-4 लड़कियां जुड़ी हुई हैं, और ऊपर से जो मेरा डिलीवरी बॉय लेके जाते हैं वो भी है, जो स्विगी जोमेटो वाले जो लेके जा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, तो वो भी तो जुड़े हुए हैं, उनको भी तो रोज़गार मिल रही है। तो इस तरह से तो रोज़गार तो बढ़ ही रहा है, और धीरे धीरे अपना मार्ट पे भी और मैं भेजने वाली हूँ।
1-2 मंथ में तो मैं वर्कशॉप आपका घर में ही है? हाँ, घर से ही मैं काम करती हूँ। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हर औरत घर से ही शुरुआत कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा काम करना था कि मैं घर के अपने बिजनेस को देखते हुए करूँ। ये पहले तो था कि बुनाई कढ़ाई हो जाता था घर में, और बुनाई कढ़ाई से आप आगे निकली तो सब घर के खाने चीज कंज्यूम करने के लिए बनता था। जो चीज़ें आप बता रही हैं घर के ही कंज्यूम करने के लिए बनता था। जी। अब बाजार में चूंकि प्रचार ज़्यादा आया है, तबीयत खराब होने लगी है लोगों को बाजार की चीज़ों को खाने से, तब लगता है कि नहीं घर की तरफ फिर लौटना चाहिए। हाँ, तो बस यही मेरी प्रोडक्ट यही पहचान है कि केमिकल फ्री किसी भी तरह का फ्रेश बना के दे। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक जितना जल्दी मेरा प्रोडक्ट्स बनता है, मैं सोचती हूँ कितना जल्दी उसे डिलीवरी उनके तक चला जाए। आप तीनों में से किसी ने खाया कि नहीं इनका प्रोडक्ट? सब लोग, सबसे पहले आस्था जी ने टेस्ट किया। लेकिन वो आपको रिकमेंड नहीं करनी है, दिक्कत ही अरे है। हाँ, उनसे मैं पूछा रिकमेंड हमेशा करती हूँ। आज हम लोग इस मंच पे हैं तो रिकमेंडेशन के कारण ही है। हाँ जी, इसलिए नहीं, आस्था जी के पेरा से। चलिए हमारे पास समय, हम कंक्लूड करेंगे। आप ये बताइए कि आप सरकार से, समाज से या इस तरह के संस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? बस यही मार्केट का थोड़ा और ज़्यादा, जैसे महिलाओं के लिए हमारे जैसे, सिर्फ अपना मैं नहीं सोच रही हूँ, और भी महिलाएं हमारे जैसी हैं, तो उसके लिए एक मार्केट होना चाहिए जिसमें मतलब हम लोग अपना प्रोडक्ट्स को लेकर आए, लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे मुझे आज 4 साल लग गया लोगों तक आने में, उसी तरह से बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ हैं जो बहुत अच्छा, एक मैं ही नहीं और भी करती होंगी अच्छा, तो इसलिए उन्हें भी मतलब मिलना चाहिए ताकि वो और भी जगह लोगों के बीच चलिए जाएं। सिल्की, आप बताइए, कंक्लूड कर रहे हैं हम। सर मैं तो यही चाहूँगी, एक्सपेक्टेशन क्या है आपका? सर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए जिससे लेडीज़ में भी अवेयरनेस जाए और वो इस चीज़ के साथ जुड़े, आगे बढ़े और अपने घर से सर काम करे और मनी अर्न करे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए बेसिकली। स्वाति, सर मैं तो चाहूँगी, जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे साथ बैंक में जो आप तो दिल्ली से आई है ना? जी सर। तो दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। सर होता तो ज़रूर है। शहर भी बड़ा है। जी शहर सर, भी उसी बड़ा है। हिसाब से होता है, जैसे यहाँ छोटा है तो यहाँ छोटे लेवल पे होता है, वहाँ बड़ा होता है। खैर सर, यहाँ जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे साथ आया था कि बैंक में जो मेरे को मतलब टेबल टू टेबल जाना पड़ता है, मतलब फीमेल्स के लिए कोई ऐसा सेगमेंट भी लोन का बनाया जाए जहाँ जाके आपको सारी जानकारी एक मिल बैंक सके। भी हमको लगता है कि महिला बैंक या स्टेट सर, बैंक का या किसी का शायद हाँ। खुला है, शायद खुला है। Maybe और शायद। अब तो कंपैरेटिवली लोन आसान हो गया है। सर प्राइवेट्स में इजी है। प्राइवेट में नहीं, जो सरकारी सरकारी में बैंक है easy यहाँ तो आकर यही कहते हैं। सर अगली बार हम आप सबको बुलाएंगे, जरूर जो सर। बैंकर्स आते हैं उनके साथ आपको बुलाएंगे और बात कराएंगे। आप लोग Definitely। पूछिए उनसे, वो कहते हैं ये आइए और लोन लेके जाइए। इतना इजी बिल्कुल नहीं नहीं होता होता है है सर। सर। कम से कम तो मतलब कम से कम हाँ। 10 दिन तो दौड़ना ही है आपको, पहले पेपर बोले तो नहीं, 2-3 महीने लग जाते हैं। नहीं, अमाउंट पर डिपेंड करता है हाँ, ना, depend अमाउंट करता है कितना उस पर amount डिपेंड Right। करता है। तो वो है सर। और दूसरा है कि महिलाओं को निकलने का सबसे पहले तो खुद में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर आप कुछ काम करना चाहती हो तो पहले खुद कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि आपकी फैमिली में आप जब तक कॉन्फिडेंसली नहीं शो करोगे कि यस मैं हूँ, मुझे करना है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं अर्न करना चाहती हूँ, बाहर निकल के कुछ करना चाहती हूँ, तब तक आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले खुद के लिए खड़ा होना सीखें, पहले खुद के लिए अंदर से आवाज़ निकाले कि हाँ मुझे करना है, आप कर पाइएगा। तब आप सबसे सब पहले। लोगों को खड़ा इसीलिए किया गया है कि दूसरे महिलाओं को लगे कि हाँ मैं हूँ। हाँ, आज तक यहाँ पे जितनी भी बातें मैंने सुनी, और चूँकि मैं चेंबर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अब प्रतिनिधित्व भी कर रही हूँ, तो महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ, यहाँ उपस्थित और सामने जो दर्शक हैं उनसे भी, कि अगर आपको बिज़नेस करने में, व्यवसाय करने में भी किसी भी तरह की कठिनाई आती है तो आप ज़रूर हम लोगों से संपर्क करें, और ये ना सोचें कि ये काम स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ना से शुरुआत बिल्कुल ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लोग सतत प्रयास करते हैं तो वही सफलता की कुंजी होती है, तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है वो थोड़ा सरल करें, और एक सिंगल विंडो सिस्टम पे हम लोग काम करने की बात करेंगे, ताकि अगर जो भी महिलाएं हैं अगर उनको जैसे सिंगल विंडो यहाँ सिस्टम तो यहाँ है शायद उद्योग विभाग में। जी बस है, अच्छा, और वो No है के साथ वो बस रह जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास भी लोग आते हैं और किसी भी तरीके के परेशानी और कठिनाइयों के साथ आते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो वहीं पे उनका निराकरण हो जाए, उनको दर दर भटकना ना पड़े, चाहे मार्केट का एरिया हो, चाहे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, किसी भी तरह डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हो, जो पग पग पे जो प्रॉब्लम आ रही है महिलाओं को, वो सॉल्व करने की
की ज़रूरत है। और अगर महिलाओं की ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो डेफिनेटली मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। हम जैसी महिलाएं छोटे स्तर से भी काम करके आज इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि बहुत सारी महिलाओं के साथ साथ समाज में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने किया है। महिलाएं अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जी, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे देश की हो या दुनिया की हो, बगैर उनके अर्थव्यवस्था हो ही नहीं सकती है। और कहा जाता है कि महिलाएं जिस दिन सैलरी मांगने लगेंगी उस दिन आफत आ जाएगी, इसलिए कि जो काम करती हैं कोई भी श्रमिक नहीं कर सकता जितना काम उनको करना पड़ता है, जितना सारा कुछ सहजना पड़ता है। और वो चाहें तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं आपकी तरह, और जो दूसरे लोग अलग अलग स्थानों पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हम यह उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि आप ही आगे बढ़िए। सहयोग के लिए बैंक्स हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग चलते चलाते सहयोग के लिए मिल जाते हैं, आगे बढ़ने पर ही रास्ते मिलते हैं। इसी उम्मीद और कामना के साथ बीच बहस में आज इतना ही। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।